अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। हुकूमत इस वक्त सियासी मैदान में फ्रंट फुट पर खेल रही है क्योंकि कोई सियासी हरीफ इस वक्त हुकूमत के मद्दे मुकाबिल नजर नहीं आ रहा है। हुकूमत का फोकस इस वक्त माशी सरगर्मियों को बेहतर बनाना है। इसके साथ साथ मुल्क को सैलाब जैसी कुदरती आफात का सामना है। इस मामले पर भी हुकूमत की तवज्जो मरकूज है, यानी अभी तक हुकूमत को किसी किस्म का कोई सियासी खतरा महसूस नहीं हो रहा। वो कि तहरीक इंसाफ इन कोशिशों में है कि वो किसी तरह से हुकूमत पर अपना दबाव बढ़ाए। इसलिए तहरीक इंसाफ ने हर मौके और हर मोड़ पर हुकूमत के हर इकदाम की भरपूर अंदाज में मुखालिफत भी की है, लेकिन तहरीक इंसाफ कोई भी हिकमत अमली अपनाने में नाकाम रही। बानी पीटीआई की वाज़ेह हिदायत के बावजूद तहरीक इंसाफ का एहतजाज ना करना यह पैगाम देता है कि या तो पार्टी की आदत में इतनी सलाहियत नहीं कि वो एक बड़ा जलसा कर सके, या फिर क़यादत गिरफ्तारियों के डर से मजीद रिस्क लेने की पोजीशन में ही नहीं है। यही वजह थी कि हालिया दिनों में अलीमा खान की हिदायत के बावजूद अडयाला जेल के बाहर पीटीआई अरकान एहतजाज रिकॉर्ड करवाने नहीं आए। और सबसे बढ़कर इस वक्त पार्टी के अंदर यह लड़ाई चल रही है कि तहरीक इंसाफ की ड्राइविंग सीट पर कौन बैठेगा, और इस जंग में अलीमा खान भी शामिल है। जबकि वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर का सियासी किरदार मुसलसल मशकूक हो रहा है। पार्टी के अंदर से यह सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि बानी पीटीआई के बार बार कहने के बावजूद वो बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कर रहे। अब तहरीक इंसाफ के ज़ाती इख्तलाफात और झगड़ों की वजह से पार्टी कोई वाज़ेह पॉलिसी बनाने में नाकाम है। और दूसरी अहम वजह बानी पीटीआई की अदालती जंग है, जिसमें फिलवक्त कोई मस्बत पेशरफ्त नहीं हो रही। तोशाखाना 2 केस भी तेज़ी से बढ़ रहा है। फिर 9 मई मुकदमात के आफ्टर शॉक्स अब भी जारी हैं और पीटीआई की बड़ी क़यादत अब भी इन मुकदमात में पाबंद सलासल है। शाह महमूद कुरैशी फ़िलहाल 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात से बरी होते जा रहे हैं, लेकिन वो अब भी जेल काट रहे हैं। अगर वो रिहा होते हैं तो इसके बावजूद ये बेयकीनी अपनी जगह पर कायम रहेगी कि उनके आने से पार्टी की पोजीशन मजबूत होती है या नहीं। मुमकिन है शाह महमूद कुरैशी और अलीमा खान के दरमियान भी तकरार का सिलसिला शुरू हो जाए। अब ये सब मामलात को देखते हुए इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास एक ऑप्शन ही बचता है, या तो वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ जाए और अपने लिए कोई सियासी रास्ता तलाश करे। हुकूमती रहनुमा भी बार बार तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं, लेकिन बानी पीटीआई की जानिब से अभी तक पार्टी को हुकूमत से मुज़ाकरात का जो मैंडेट है वो नहीं दिया गया। ऐसे में अगर तहरीक इंसाफ मफाहमत के रास्ते पर नहीं चलती तो फिर दूसरा रास्ता यही बचता है कि पार्टी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाए ताकि कुछ मोमेंटम बिल्डअप हो सके। जाहिर है तहरीक इंसाफ तनहा तो इस पोजीशन में नहीं है कि वो सियासी तौर पर कोई बड़ी सरगर्मी कर सके, लेकिन सियासी हलकों के मुताबिक अगर तहरीक इंसाफ दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर एक मुश्तरका इत्तेहाद बनाए तो मुमकिन है वो हुकूमती सफ़ों में शगाफ डाल सके। लेकिन यहाँ भी मामला बज़ाहिर तहरीक इंसाफ की हिमायत में जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि महमूद खान चकजई पहले ही तहरीक इंसाफ से नाराज़ हो चुके हैं। और हालिया दिनों में तो अपोजिशन लीडर की तैनाती के हवाले से महमूद खान चकजई ने तहरीक इंसाफ की क़यादत पर खुलकर इजहार बरहमी भी किया। और अब महमूद खान चकजई के बाद मौलाना फजल रहमान भी वक्फे से तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद, और दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर भी मौलाना फजल रहमान पर तनकीद के तीर चलाते रहते हैं, जिससे दोनों जमातों के फासले बढ़ रहे हैं। और अब मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का बाजार गर्म होने पर खुलकर तनकीद की है। मौलाना फजल रहमान का इस मुताल्लिक क्या कहना है? मौलाना फजल रहमान की इस तनकीद से ऐसा लगता है कि अभी के लिए तहरीक इंसाफ और JUIF में किसी किस्म का सियासी इत्तेहाद बनने का कोई इम्कान नहीं है। और यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर मुश्तरका महाज सजाने में संजीदा है तो उसको तमाम अपोजिशन जमातों से मुशावरत करके उन्हें एक सफ़े पर लाना होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ की तरजीह में अपोजिशन जमातों को शामिल करना नहीं है, वरना तहरीक इंसाफ अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं को राज़ी करने की बजाय नाराज़ ना करती। अब यही वजह है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से यह तासुर उभर रहा है कि वो खुफिया तौर पर अब भी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के जरिए कोई हल निकालना चाहती है, लेकिन फिलहाल इदारे और हुकूमत इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में तहरीक इंसाफ के लिए सियासी गुंजाइश निकलना मुश्किल है, और वैसे भी हुकूमती रहनुमा तो मौजूदा निज़ाम में तोसी के दावे भी कर रहे हैं। और मुमकिन 27वीं तरमीम में इस बात के इम्कानात भी हैं कि हुकूमत आईनी तरमीम के जरिए कोई ऐसा इकदाम उठाए कि अगर ऐसा होता है तहरीक इंसाफ के लिए सियासी मैदान में मजीद रुकावटें भी खड़ी हो सकती है। सारे मामले पर बात करेंगे इस वक्त के इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम शौकत बसरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बसरा साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, वो एक जलसे का ऐलान हुआ था गंडापुर साहब की तरफ से, वो जलसा कब हो रहा है सर? रेहान, मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो लोग जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। लोग कीड़े मकोड़ों की तरह सैलाब में बह रहे हैं, मर रहे हैं, उनकी फसलें तबाह हो रही हैं। और किसान तो बेचारा आई सड़क पर गया है। हमारी 4-5 फसलें हैं जिसमें कपास है, गन्ना है, चावल है, मकई है, सब्जियां हैं, सब कुछ किसान का ख़त्म हो गया। इस वक्त मैं जनूबी पंजाब के जजालपुर पीरवाला में मौजूद है हम लोग। अब यकीन मानिएगा हुकूमत नाम की चीज़ कोई नहीं है यहाँ पर।
यहाँ पर लोग बेयारो मददगार खुद अपने प्यारों को, कुछ डूब चुके हैं, कुछ को निकाल रहे हैं। जो कश्तियां खड़ी हैं उन पे इंजन नहीं है, सब टिकटॉक और फोटोशूट कर रही हैं। ये जो आपकी अच्छा बस साहब, ये राइटली पॉइंटेड आउट सर, यही बात तो हम कर रहे थे कि सैलाबी सूरत हाल है, आफत ज़दा है मुल्क, ऐसे में आपने जलसे का ऐलान कर दिया। तो ये जो जलसे का ऐलान किया गया बगैर सोचे समझे कर दिया था उस वक्त? मेरे ख्याल में आपने मेरे से सवाल किया था जलसे के हवाले से, तो मैंने आपको उसका रिस्पांस करने की बजाय मैं वही कह रहा हूँ बात रेहान प्लीज आपने मुझसे जलसे का सवाल किया तो मैंने आपको जलसे का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मैं आपको बाद में दूंगा, पहले मैं आपको इस वक्त जो सूरत लोग जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं और खुले आसमानों तले अल्लाह की मदद को पुकार रहे हैं, पहले हम उनकी बात करें। हम लोग, मैं खुद पर्सनली, हमारे सलमान अकरम राय साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, चौधरी परवेज लाई साहब, पूरा पंजाब जहां जहां सैलाब आया है हम लोग ऑन ग्राउंड गए हैं। मैं आपको खुदारा मेरी गुजारिश सुन लें, उस सवाल को पूछने से पहले मेरी राय ले लें। अब जो भी हुकूमत है, चूंकि इनको इस बात से गर्ज नहीं है लोग जिए या मरे, चूंकि ये लोग वोटों से आए नहीं है, इनको पता है हम आवाम को जवाब दे नहीं है। ये लोगों को मुसल्लत कर दिया गया फॉर्म 47 के जरिए, इसलिए अब इनकी संजीदगी का आलम तो ये है कि ये जहां भी जा रहे हैं, बजाय इसके कि आप सैलाब मुतासरीन को जाकर उनको पूछें कि अब आपकी जरूरियात क्या हैं, आपके बच्चे भूख से मर रहे हैं, आपके जानवर मवेशी जो हैं वो आप चारे के बगैर मर रहे हैं, आपको मेडिकल दवाइयां चाहिए रेस्क्यू के लिए। अभी तो रेस्क्यू का अमल मुकम्मल नहीं हो रहा। अभी जो जलसे की बात कर रहे हैं अभी वो बहुत दूर है। आज 14 तारीख है, जलसा जो है जाके अभी सितंबर के एंड में होगा। और वो भी मेरी गुजारिश सुन लें, अगर सैलाब की यही सूरत हाल रही, जहां पर आज सूरत हाल ये है कि अभी जनूबी पंजाब में जलालपुर पीरवाला 80% डूब चुका है, अलीपुर 90% डूब चुका है, वो 6-7 लाख की आबादियां हैं। तो ऐसे में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी या जलसा जो है आप कहते हैं कि वो कोई मुनासिब चीज नहीं है, ऐसे में नहीं होना चाहिए। तो यही तो मैं सवाल कर रहा हूं ना कि फिर ये जो जलसे की कॉल दे दी गई, उस वक्त हम भी ये कह रहे थे कि मुल्क आफत ज़दा है, आपको जलसे की सूझी हुई। ये जो जलसे की कॉल आई थी ये अगस्त के मिड या जब लोग, आपको पता पहले तो मिलने नहीं देते खान साहब को, जिस तरह का माहौल है जो इस वक्त जुल्म जबर, बट वी वर राइट इन द मिडल ऑफ द फ्लड सिचुएशन सर उस वक्त। नो नॉट एट ऑल। मेरी गुजारिश सुन लें, आपको मैं क्रॉस टॉक इसलिए नहीं करना चाहता, मैं आपको डेट्स के साथ आपके जरिए बात कर सकता हूँ कि खान साहब के पास जब सैलाब आया उसके बाद जब भी लोग मिलने गए, खान साहब की एक वाज़ेह हदायत मौजूद है कि तमाम एक्टिविटीज मनसूख कर दें और आपने ऑन ग्राउंड जाना है। लोग मर रहे हैं, आपने लोगों की, चूंकि हुकूमत तो नाकाम हो चुकी है, हुकूमत क्लैप्स कर चुकी है, हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही, आपने वहां जाना है, लोगों की अमली मदद करनी है। लोगों को जो कुछ हमारे स्टेक होल्डर्स आज हर जिले के अंदर, वो MNAs हैं, MPs हैं, टिकट होल्डर्स हैं, तंजीमी अहदेदारानी होगी। आज सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई निज़ाम नहीं बचा। आज अदालतों को ताले लग चुके हैं, आज अदलिया को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया है। आप मुझे बताइए कि एक सियासी कैदी जिनका साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, क्या उनका हक नहीं अपने वकला को मिले? जिन्होंने केसेस लड़ने अदालतों के अंदर, क्या उनका हक नहीं है? देखिए ना बस साहब, मेरा सवाल का आप जवाब नहीं देते। मैं ये कह रहा हूँ कि अडियाला के बाहर पहुंचने की जो कॉल दी गई थी वो भी इस सैलाबी सूरत हाल में दी गई ना। लोगों तो ये कहा कि आप अडियाला पहुंचे, आप कह रहे हैं कि सैलाब में पहुंचे। सुने, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान है, 90% लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, बाकी तो सारा जो भी है आप देख रहे हैं कि 20% भी उसमें से अडियाला नहीं पहुंचते। गुजारिश सुन लेना, बाकी सब सियासी यतीम है। आप एक काम कर दें रेहान, जो इस वक्त जुल्म जबर हो रहा है, जो आमरीत है, जो है, हमें सियासी एक्टिविटी करने दें, हमें सैलाब ज़दगान तक पहुंचने दें। हमें तो ये कहा जाता है कि आप मरियम का फोटो जब तक नहीं लगाएंगे आप कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आप इसको छोड़ दें, हम अडियाला जेल के बाहर भी जाएंगे, हम लोग सैलाब ज़दगान के पास भी जाएंगे। हर एक्टिविटी तहरीक इंसाफ का आईनी, कानूनी, सियासी, जमहूरी, इखलाकी हक है। इसके लिए चूंकि इस वक्त अमली तौर पर तमाम सियासी जमातें जो हैं वो सिर्फ अर्दली जमातें हैं, अवाम उनसे नफरत करते हैं, उनकी शक्लें नहीं देखना चाहते। वाहिद आपकी फेडरेशन की जमात जो पाकिस्तान को बचा सकती है, जो पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकती है, वो पाकिस्तान तो बस साहब, आपको नहीं लगता कि सियासी तौर पे आवाज कमजोर हो गई है? आप तो अपनी ऑपोजिशन को इकट्ठा नहीं रख सकते, आप कौम को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। आपसे तो मौलाना फजल रहमान साहब नाराज है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करप्शन का बाजार गर्म है। आपसे अपने महमूद खान अचकजई जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा है वो नाराज है। तो आप ऑपोजिशन को इकट्ठा नहीं कर सकते, पाकिस्तान को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं।
अगर हम सियासी तौर पर कमजोर हो गए हैं तो इमरान खान सबको जेल से निकाल दें, फिर तो बड़ा आसान काम है। नहीं, वो तो जाहिर है अदालतों में फैसले होंगे ना सर। ऐसे ना करें ना, आज तोशाखाना 2 केस की समाअत है मसला साहब। आप या देखें, या मेजबान बन जाएं या मेहमान बन जाएं। अगर आपने एक सवाल में 10 सवाल करने हैं तो फिर मुझे बुलाने का फायदा नहीं। आप सवाल के जवाब की तरफ आते ही नहीं है सर। रिहान नहीं, प्लीज रिहान नहीं। देखिए, देयर आर सम एथिक्स। आप मेरे छोटे भाई हैं, आप बहुत पुराने सहाफी हैं। जब आप सवाल, अब 10 मिनट का सवाल कर ले, मैं खामोश रहूंगा, लेकिन जब वंस यू पुट अ क्वेश्चन देन यू मस्ट वेट फॉर माय आंसर एंड माय रिस्पॉन्स। गुजारिश ये है कि आपने कहा कि तहरीक इंसाफ कमजोर पड़ गई, तो भाई इमरान खान साहब को जो आज अदलिया को आजाद कर दें, आज अदालतों को आजाद कर दें, इमरान खान साहब तो कल बाहर आ जाएंगे, तो छोड़ देना इमरान खान साहब को, इसको भी छोड़ दें। अगर तहरीक इंसाफ कमजोर पड़ गई है तो आज भी क्यों अपनी इन कोर्ट से हमें 10-10 साल की सजाएं सुनवा रहे हैं? जो लोग एक जगह पे मौजूद थे उनको 10 जगह पे मौजूद उसी वक्त में दिखा के सजाएं सुना रहे हैं। अगर हम कमजोर पड़ गए हैं तो हमें क्यों नहीं जलसा जुलूस करने देते? हमें एक मीनारे पाकिस्तान पर, हम इनको कहते हैं कि छोड़ दें सब बातें, सिर्फ 48 घंटे पे एक नोटिस में हमें मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करने दें। आज भी हमारे घरों पर रेड हो रहे हैं, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार, सिलाब जदगान लोग मर रहे हैं, और इस जाली हुक्मरानों का तरीका क्या है? वो हमें गिरफ्तार करें। कल हमारी ये खातून फिरदौस राय को उसके घर में दाखिल होकर फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। आज इन हालात में तो मेरे भाई मीनारे पाकिस्तान पे हमें जलसा कर लेना। सब देखिए ना, मैंने आपका जवाब बड़ी तसल्ली से और सब्र से सुना है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं कि मौलाना कह रहे हैं केपी में करप्शन का बाजार गर्म है, महमूद खान अचकजई साहब नाराज होकर बलूचिस्तान पहुंच जाते हैं। तो सर मैं ये कह रहा हूं कि ऑपोजिशन इकट्ठी नहीं कर सकते आपने कौम को क्या इकट्ठा करना? मेरे सवाल का जवाब आपने देना है बस। जवाब का हर बात जरूरी नहीं है कि जो आप उसका जवाब दिया जाए। आप जो अल्फाज मेरे मुंह में डालना चाहें मैं वो जवाब दूं, आप मेरे जवाब का इंतजार कीजिए। ध्यान सुन ले ना, सुन ले जी बस। कौन मौलाना फजलुर रहमान, कौन नवाज शरीफ, कौन MQM जो बेचारे अपनी सीटें नहीं निकाल सके, आप कह रहे हैं कि वो हमें ताने देते हैं? अगर हम इतने कमजोर होते हैं, नेशनल असेंबली में सर यार सुन तो लें, फैक्ट्स को भी तो स्ट्रेट करना है सर। मौलाना असेंबली में आप ये कॉमनवेल्थ की अब काम, या फिर आप नवाज शरीफ साहब नेशनल असेंबली में, रेहान तेरी हड्डी सुकून नहीं ना चैन है, तो मेरा जवाब नहीं लेना, जवाब नहीं लेना। बस साहब देखिए, आप मेरा जवाब देंगे, मैं सवाल तो करूंगा, जवाब ही नहीं आ रहा सर। सुन तो लें। अब फिर यही तो प्रॉब्लम हो गया है कि हमें तो पहले स्पेस नहीं मिलती मीडिया में जाने की। आप सवाल कर रहे हैं, मेरे जवाब का इंतजार करें। गुजारिश ये है, आप कह रहे हैं कि वो फलां भी असेंबली में नवाज शरीफ जो अपनी सीट हार गया डॉक्टर यास्मीन राशिद से जो जेल में है, तो फिर जीता कौन है मेरे भाई? कौन जीता है? अच्छा मौलाना फजलुर रहमान पे आ जाएं। मौलाना फजलुर रहमान तो कहता है कि अरबों रुपए लगे हैं जालसाजी, हमसे ज्यादा वोकल हैं, लेकिन इसके बावजूद जब उनने इस्तेमाल होता है, जब उन्हें फायदा देखना होता है, जाके उनकी झोली में बैठ जाते हैं। अगर हमने करप्शन की होती या हम लोग अवाम में रेलिवेंट होते तो लोग इनकी जमानतें जब्त ना करवा देते, ना हमारे पास निशान। 8 फरवरी को कौम ने हर बात का जवाब दे दिया। 9 मई का जवाब दे दिया। जो कहते थे कि इमरान खान हिस्ट्री, इमरान खान का टिकट को नहीं लेगा, 10-15 सीटें होगी, तमाम जुल्म और जबर के बावजूद 2/3 मेजॉरिटी हासिल की। I'll have to wind it up here, सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सैलाबी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां मौसमियाती तब्दीलियों की शिद्दत ने मुल्क की जुग्राफियाई, माशी और समाजी जिंदगी पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। हालिया बरसों में मुल्क में बारिशों के गैर मामूली पैटर्न, ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने और बढ़ते हुए सैलाबी खतरात ने इस हकीकत को आश्कार किया है कि मौसमियाती तब्दीलियां महज आलमी बहस का मौजू नहीं रही, बल्कि मुल्क की रोजमर्रा जिंदगी की एक तल्ख हकीकत बन चुकी है। गो कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए कोशिश कर रही है और सैलाब मुतासरीन के अगस्त के बिजली के बिल भी माफ करने का ऐलान कर दिया गया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, जरा सबसे पहले वो गुफ्तगू आपके सामने रखता हूं। मुश्किल की घड़ी में बिजली के बिलों की अदायगी वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से करेगी। इन मुतासरा इलाकों के वो घरेलू सार्फिन जो
अगस्त का बिल अदा कर चुके हैं उनको ये रकम अगले माह के बिजली के बिल में वापस कर दी जाएगी। ज़राई, कमर्शियल और सनती शोबे से वाबस्ता बिजली के सार्फिन के नुकसानात का तफसीली तखमीना लगाया जा रहा है। उनकी अगस्त के महीने के बिजली के बिल की वसूली फिलफौर मौखर की जा रही है। अब हुकूमत की कोशिशें एक तरफ, लेकिन यह हकीकत है कि सैलाब से जो माली और जानी नुकसान हुआ है उसका अजाला मुकम्मल तौर पर फिलहाल नजर नहीं आता। हालिया सैलाब से खुसूसन पंजाब के जिला नारोवाल और दीगर अजला में जो तबाही मची है उससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान को मौसमियाती आफात से निपटने के लिए फौरी और जामे हिकमत अमली की जरूरत है। अब नारोवाल में दरियाए रावी और मुहलिका नालों में आने वाले सैलाब ने लाखों एकड़ ज़रई ज़मीन को तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से न सिर्फ किसानों की माशी हालत मुतासर हो रही है बल्कि मुल्क की ज़रई पैदावार को भी शदीद धचका लगा है। धान, गंदम, दालों और दीगर फसलों की तबाही ने ज़रई मईशत को ऐसा नुकसान पहुंचाया है कि लाखों ख़ानदान कर्जों में फंस चुके हैं। किसान न सिर्फ अपनी फसलों को बचाने में नाकाम रहे बल्कि अपने रोजगार के लिए बुनियादी वसाइल भी खो बैठे हैं। ये सूरत हाल पाकिस्तान की ज़रई खुद कफालत के लिए एक संजीदा खतरा है, क्योंकि ज़्यादातर आबादी का इन्हिसार ज़राअत पर है और सैलाब की तबाहकारियाँ इस निज़ाम को कमज़ोर कर रही हैं। सैलाब जब किसी इलाके में आता है तो इसका सबसे बराह रास्त असर ज़मीन पर पड़ता है, क्योंकि पानी का एक वसी हजम अचानक ज़मीन पर आकर न सिर्फ सतह को ढाँप देता है बल्कि ज़मीन की साख्त में भी गहरे नुकूश छोड़ता है। सैलाबी पानी की ज़बरदस्त रफ्तार और दबाव से ज़मीन की ऊपरी तय, जो कि ज़रखेज़ मिट्टी और खेतों का अहम जुज़ होती है, बह जाती है या ख़राब हो जाती है। इस अमल को मिट्टी के कटाव का नाम दिया जाता है, जो कि फसलों की नशोनुमा के लिए नागुज़ीर ज़मीन को नाकाबिल काश बना देता है। इसके अलावा सैलाबी पानी के साथ आने वाला मलबा, पत्थर और कीचड़ ज़मीन पर जमा होकर इसे सख्त नाहमवार कर देता है, जिसकी वजह से खेती बाड़ी के लिए ज़मीन की तैयारी मुश्किल हो जाती है। मिट्टी की यह खराबी ज़रई पैदावार को नुमाया तौर पर मुतासिर करती है और किसानों के लिए माली नुकसान का बाइस बनती है। सैलाब के दौरान ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह भी बुलंद हो जाती है, जिससे ज़मीन में पानी की ज़्यादा मिकदार जमा होती है, जिसे सेचुरेशन कहा जाता है। यह हालत ज़मीन की साख को नर्म और कमज़ोर कर देती है, जिसकी वजह से ज़मीन के छोटे टुकड़े टूट कर बह सकते हैं और ये सूरत हाल ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों में ज़मीन के फिसलने या लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात को बढ़ा देती है। सैलाब के बाद ज़मीन पर होने वाले असरात सिर्फ फौरी नहीं होते बल्कि ये लॉन्ग टर्म भी होते हैं, जो इलाके की ज़मीन की हयातियाती और कीमियाई हालत को बदल देते हैं। सैलाबी पानी में शामिल केमिकल आलूदगी और नमकीन पानी ज़मीन में जज्ब हो जाते हैं, जो ज़मीन की ज़रखेज़ी को मुतासर करते हैं और ज़मीन की कुदरती तवाज़ुन को बिगाड़ देते हैं। इसके अलावा पानी के अंदर मौजूद आलूदा मवाद, कीड़े या फिर जो अद्वियात हैं, ज़मीन की मिट्टी और पानी के ज़खायर को जहरीला बना देते हैं, जो न सिर्फ फसलों बल्कि इंसानों और फिर हैवानों की सेहत के लिए भी नुकसानदेह होते हैं। मिट्टी के साख्त में तब्दीली से ज़मीन की पानी रोकने की सलाहियत भी मुतासर होती है, जिसके नतीजे में फसलों की जड़ें पानी से या तो महरूम रह जाती हैं या इजाफी नमी की वजह से सड़ जाती है। अब सैलाब जो फ्लैश फ्लड्स हैं उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं, आफ्टर मैथ क्या होगा, इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त एक्सपर्ट डॉक्टर आसिफ जावेद साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है सैलाबी सूरत हाल तो इस वक्त है, उससे लड़ने की कोशिश भी की जा रही है, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन भी जारी है, लेकिन जो इसका आफ्टर मैथ है या आफ्टर शॉक्स है वो ज़मीन की नाहमवारी और फिर ज़मीन की ज़रखेज़ी को खोने का मामला हो या फसलों के लिए नाकाबिल काश्त ज़मीन का बन जाना हो, ये आफ्टर शॉक्स क्या है जो हमें फेस करना पड़ेगा? बहुत शुक्रिया हम साहब, और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए और सारी दुनिया के लिए समझना कि ये तो अभी हम एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन की कंडीशन में हैं, रेस्क्यू की कंडीशन में है। लेकिन जिस तरह आपने एक वर्ड यूज़ किया आफ्टर शॉक्स, यस, अभी मैं पाकिस्तान बिजनेस फोरम की रिपोर्ट देख रहा था तो उन्होंने इनिशियल जो असेसमेंट की है तो उन्होंने कहा है कि भाई मोर देन जो हमारी 60% राइस क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इस तरह शुगर कैन है और वीट है, उनमें लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें 2022 फ्लड्स की, तो तकरीबन कोई $15.2 बिलियन का लॉस हुआ था एलोन फ्रॉम द फ्लड। और वर्ल्ड बैंक की वही रिपोर्ट ने जो प्रोजेक्शंस की हैं कि भाई 2050 तक 18 to 20% GDP लॉस एक्सपेक्ट किया जा रहा है ड्यू टू एनवायरनमेंट एंड एक्सट्रीम क्लाइमेटीज। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे पास ये टाइम है कि अभी हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं पहुंचे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिस तरह भी देखें क्लाइमेट ड्यूल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, क्लाइमेट पे भी और एग्रीकल्चर में भी। दैट्स अ वेरी गुड स्टेप आई पर्सनली बिलीव। और उसमें मतलब उन्होंने फोकस किया है कि लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, ऑब्वियसली रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इनिशियली, लेकिन लॉन्ग टर्म जो मैनेजमेट है नेचुरल रिसोर्सेज की, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट की, वो उसका पॉलिसी का हिस्सा है, उसको इमरजेंसी डिक्लेयर किया। सो दिस इज अ वेरी गुड स्टेप। देखिए जो एक्सट्रीम क्लाइमेटीज है, आप इस पूरे साल को देखें
तो पहले फॉग, उसके बाद हेल स्टॉर्म, उसके बाद आपके मतलब हेल स्टॉर्म इतने सीवियर थे कि कितनी गाड़ियां डैमेज हुई, इस्लामाबाद में कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ। उसके बाद आप देखें तो एक मैसिव हीट वेव्स आ गई, इस्लामाबाद हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर। और उसके बाद देखें तो अभी ये आपके बाद और क्या कहते हैं, क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स इन हिली एरिया, रिवराइन फ्लड्स, और फिर अर्बन फ्लडिंग। तो नुकसान आपके सामने ही हैं। तो डेफिनेटली मतलब है अभी हमारे पास, तो हमें देखें देखिए ना डॉक्टर साहब, वो कहते हैं एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, अभी तो एक और दरिया का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए अभी से वो क्या, किस तरीके से हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, क्या तैयारियां करनी चाहिए, किन खतूत पे तैयारियां होनी चाहिए? हमें जैसा मैंने आपको कहा कि जिस तरह गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है ड्यूल इमरजेंसी, इसका मतलब ये है कि हमें इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए मल्टी फेसेट इश्यूज हैं, ये कोई ऐसा वेरी कॉम्प्लेक्स नेक्सस है, वाटर का, क्लाइमेट का, एग्रीकल्चर का, तमाम चीज़ों का, ठीक है ना। कोई सिल्वर बुलेट सोल्यूशन नहीं है कि मैं ये कह दूं ये आप कर दें। हमें हर तरीके से हर जगह पे फोकस करना पड़ेगा। हमें पर्टिकुलरली इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें वाटर शेड मैनेजमेंट आती है, जिसमें आपके रिचार्ज वेल्स आते हैं, जिसमें आपकी एफॉरेस्टेशन आती है, रिटेंशन वॉल्स आती हैं, छोटे छोटे कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स आते हैं, और सोशल मोबिलाइजेशन आती है, तमाम चीज़ें। प्लस हमें बड़े क्लियर कट लॉज जो हमारे मुल्क के बने हुए हैं उनको क्लियरली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा इन लेटर एंड स्पिरिट्स, जो फ्लड प्लेन रिवर्स के डिफाइन है ऑलरेडी, और जो सेंचुरी से डिफाइन है। आप ये देखें ना, जो अभी राबी में फ्लड आया, चनाब में फ्लड आया, सुतलज में फ्लड आया। राबी का मैं बात कर रहा हूं तो क्या राबी का पानी मीनार पाकिस्तान तक पहुंचा है? नहीं पहुंचा। लिबर्टी मार्केट गया? नहीं गया। अरुण फ्लडिंग का पानी गया होगा ड्यू टू वीक ड्रेनेज। रिवराइन फ्लड नहीं गया वहां तक। पानी कहां तक रहा है? पानी तो अपनी हदूद में रहा है। हमने अपनी हदूद क्रॉस कर ली, हम पानी के रास्ते में चले गए, हमने वहां पर हाउसिंग सोसाइटी बना ली, हमने एग्रीकल्चर लैंड्स बना ली वहां पर जाकर, तो जाहिर सी बात है फिर उसमें तो वो पानी के रास्ते में आएंगे तो डेफिनेटली वो डिस्ट्रक्शन होगी। तो डॉक्टर साहब, ये तो पानी हमें समझा पाया है, क्या कोई लेसन दे रहा है आपको लगता है, और हम वो लेसन ले भी रहे हैं? और जो आप कह रहे हैं कि मल्टी फेसेट इश्यूज है और मल्टी फेसेट ही स्ट्रैटेजी होगी, क्या वो स्ट्रैटेजी आपको ऑन ग्राउंड दिखाई भी दे रही है? देखिए मैंने कई मरतबा लाइव प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि एज ए पाकिस्तानी नेशन वी आर वेरी गुड एट रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन। हमारी आर्म फोर्सेज, हम, हमारे इदारे, बट अनफॉर्चुनेटली हम लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट बड़े वीक हैं। जब ये सीजन आ जाता है एक्सट्रीम क्लाइमेट इसका, तो वह सब हम डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, और फिर इस पर गवर्नमेंट भी एक्टिव हो जाती है, सोशल मीडिया भी एक्टिव हो जाता है, हमारे साइंटिस्ट भी एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन फिर ये इश्यूज बैक बर्नर पर चले जाते हैं और कोई इसको डिस्कस नहीं करता, फिर अगले साल का वेट करते हैं, फिर उससे ज़्यादा डेवस्टेशन हो जाती हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी जो इस साल हुआ है 2022 में हुआ है, बल्कि पूरा साल मैंने आपको इसी ने रेट किया कि हेल स्टॉर्म का तस्करा किया, हीट वेव्स का तस्करा किया, लिहाजा हम अभी से जान नहीं छुड़ा सकते। ऐसा ना हो कि हम कहीं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाए। तो मेरे ख्याल से अब इसको प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा इन तमाम इश्यूज को। और देखिए ये साइंटिफिक प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली, इनके सॉल्यूशंस हमें साइंस से निकलेंगे, तमाम साइंटिस्ट आगे आए और वाइबल सॉल्यूशन दे क्विक। जाहिर सी बात है कोई ओवरनाइट कोई चीज़ सॉल्व नहीं होती, लेकिन आज हम शुरू करेंगे तो शायद हम फ्यूचर जनरेशंस को कुछ बचा सकें। देखिए आप थोड़ा हिस्ट्री में चले जाए, 1970s में जब पूरी दुनिया इकट्ठी हुई और उन्होंने ट्रीटी साइन की जापान के शहर में, दैट इज कॉल्ड क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि कार्बन इमिशंस पे थी कि कार्बन ग्रीन हाउस गैसेस की रिडक्शन करनी है, उनकी क्वांटिटी में रिडक्शन करनी है और उसको 1992 के लेवल पे लेकर आना है। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो उस वक्त सबसे बड़ा पोल्यूटर था दुनिया का, और उसने बैकआउट कर दिया। उसने कहा नहीं, ये मतलब है जब आपकी साइंस ही क्लियर नहीं है एंड यू आर नॉट श्योर, क्योंकि मॉडल यूज होते हैं अनसर्टन किस्म के प्रेडिक्शंस के लिए, तो मतलब है, और फिर इकोनॉमिक लॉस है इसमें इन्वॉल्व है, तो हम इस ट्रीटी को साइन नहीं करते। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी नहीं किया। तो देखें अगर उस वक्त अच्छे डिसीजन ले लिए जाते हैं, आज हमें शायद ये दिन ना देखने पड़ते। सेम इज द केस विद पाकिस्तान राइट नाउ, वी हैव नॉट रीच एट द टाइम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अभी हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं गए, हम अभी भी हमारे पास टाइम है। आज के दिन अगर अच्छे डिसीजन हम ले लेते हैं तो उसका जो फायदा है वो हमारी आने वाली जनरेशन्स को होगा और हम लोगों को होगा। हम लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी को कम से कम सेव करने में कुछ हद तक कामयाब हो जाएंगे। वी कैन नॉट फाइट नेचर, तो लेकिन इश्यूज को पोलराइज नहीं करना चाहिए बिल्कुल, और हर एक बंदे को आगे आना चाहिए, खाओ एक्सपर्ट है, खाओ मीडिया से ताल्लुक रखता है, खाओ पॉलिटिशियंस हैं, सामने आए और मिलके कुछ एक से टेंजिबल किस्म के सोल्यूशन प्रपोज करें जो कि इमीडिएट रिलीफ मिले और लॉन्ग टर्म में हमें। बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने फरमाया, हम तो हमेशा फायर फाइटिंग मोड में रहते हैं और जब वो इशू रिजॉल्व हो जाता है तो फिर हम उसको बिल्कुल भूल जाते हैं, वो बैक बर्नर में चला जाता है। लास्टली
ये कहेगा कि इस वक्त आपको सबसे बड़ा जो इशू है जिसको फौरी तौर पर देखना है? वैसे तो आपने कहा कि वो मल्टीपल इश्यूज हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू एट दिस पॉइंट इन टाइम वो क्या फसलों की जो काश्त है, वो जो नाकाबिल काश्त ज़मीन हो गई है उसको काबिल काश्त बनाना है? एग्रीकल्चर सेक्टर में किस सेक्टर में नज़र आता है आपको? देखें, वाटर एंड एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सफर है क्लाइमेट चेंज का पाकिस्तान में स्पेशली। देखिए, वाटर की ही वजह से, पानी के ना होने की वजह से ड्राउट कंडीशन पैदा होती हैं, तब भी आपका फार्मर बेचारा सफ़र करता है। और फ्लडिंग कंडीशन में उसकी जो लैंड है वो इरोड हो जाती हैं, तब भी वो फार्मर बेचारा सफ़र कर रहा होता है। अभी देखें, इस फ्लडिंग के बाद आपके कितने इन्वायरमेंटल रेफ्यूजेस बन जाएंगे, जिनकी लैंड्स इरोड होगी, तो सारी ज़ाहिर सी बात है वो फिर शहरों का रुख करेंगे और एक माइग्रेशन होगी इंटरनल किस्म की, और लोड बनेगा मतलब है शहरों पे भी। तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर, जिस तरह गवर्नमेंट ने राइटली पॉइंट आउट किया है कि जो इमरजेंसी डिक्लेयर की है, तो उसमें यही है कि क्लाइमेट चेंज प्लस एग्रीकल्चर और वाटर को। अब अच्छा, वाटर के दो इश्यूज हैं, एक वाटर की कमी है, एक पानी की ज्यादती है। दोनों का मसलों का हमें इकट्ठे देखना पड़ेगा कि वाटर हमारा या तो डैमेज कर रहा होता है या वाटर हमें मिल नहीं रहा होता, तो हम उसकी वजह से नुकसान उठा रहे होते हैं। सो दैट शुड बी प्रायोरिटी। और फिर दूसरी बात यह है कि जो हिली एरियाज हैं पर्टिकुलरली, उनका थोड़ा सा इशू डिफरेंट है। वहां पर लॉस ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा है ड्यू टू द हाई इरोसिव वेलोसिटी ऑफ द वाटर, पर्टिकुलरली मूनसून क्लाउड ब्रस्ट का फिनोमेना वहां पर ज्यादा है, क्योंकि मैसिव एवपोरेशन एयर में जाते हैं और देन मैसिव डाउनफॉल इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और शेयर स्ट्रेंथ भी कम होती है। तो वहां पर कुछ स्पेशल किस्म की मेजर्स हमें करनी पड़ेंगी, लाजमी सी बात है। चेक डैम्स, रिटेंशन वॉल्स या एफॉरेस्टेशन, जो भी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं ताकि लोगों की कम से कम लाइफ को हम वहां पर बचा सकें। ठीक, वहां पर लाइफ थ्रेटन है, रिस्क पे है। प्लेन एरिया में आपकी एग्रीकल्चर ज्यादा थ्रेट पे है कंपेयर टू लॉस ऑफ लाइफ। तो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट शुड नीड टू प्लान। ठीक। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी टच करना चाहिए, वो भी आ गए हैं और गवर्नमेंट की हेल्प करें। डेफिनेटली गवर्नमेंट के पॉलिसीज में भी है कि दे विल अप्रोच, और CPEC 2 में इन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, पर्टिकुलरली जो हमारा चाइना के साथ चल रहा है उसमें स्पेशली। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर आसिफ जावेद साहब, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एशिया कप में पाक भारत टाकरा और उसके नताइज पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ भी एशिया कप के छठे मैच में पाकिस्तान को रिवायती हरीफ भारत के हाथों 7 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा, जो न सिर्फ इस इवेंट में कौमी टीम की परफॉर्मेंस पर सवालिया निशान है, बल्कि ये शिकस्त एक बार फिर हमारी बैटिंग लाइन की गैर यकीनी और नापुख्ता कारकर्दगी की निशानदेही करती है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस अहम मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला तो किया, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो एक सख्त मुकाबले की उम्मीद लगाए बैठे शायकीन क्रिकेट के लिए मायूस कुन साबित हुआ। पाकिस्तानी इनिंग्स का आगाज ही मायूस कुन अंदाज में हुआ। साइम अयूब की पहली गेंद पर विकेट करने से जो दबाव कायम हुआ वो पूरी इनिंग्स पर छाया रहा। ओपनर्स का जल्द आउट होना किसी भी टीम के लिए एक नफसियाती धचका होता है, और यही धचका पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को संभाल न सका। इसी तरह मिडिल ऑर्डर का किरदार भी किसी भी टीम की बैटिंग को सहारा देने में बुनियादी हैसियत रखता है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर भी इस मैच में ना सिर्फ दबाव का शिकार नजर आया, बल्कि बुरे तरीके से कोलैप्स हुआ। तकनीकी खामियां भी वाज़ेह होकर सामने आई। शॉर्ट पिच गेंदों के खिलाफ गैर यकीनी शॉट्स, स्पिन के खिलाफ मोहतात अंदाज की कमी और बाउंड्री की बजाय एक रन लेकर इनिंग बनाने का फुकदान ऐसे अवामिल थे जिन्होंने कौमी टीम के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ने से रोक के रखा। 127 रन जैसा कम टोटल भी किसी T20 मैच में हरीफ टीम को वाज़ेह बर्तरी दे देता है, खासतौर पर जब बात एक तजर्बाकार और फॉर्म में मौजूद टीम के साथ मुकाबले की हो। फिर एक और वजह जो इस मैच में नुमाया रही वो पाकिस्तानी बैटर्स का सूरत हाल के मुताबिक खेलने में नाकामी थी। T20 फॉर्मेट में ना तो हर गेंद पर बाउंड्री ज़रूरी है, ना ही गैर ज़रूरी दिफाई अंदाज जो है ज़रूरत होता है। समझ बूझ के साथ खेलने और हालात के मुताबिक अपने गेम प्लान को ढालने की ज़रूरत होती है, लेकिन पाकिस्तानी बैटिंग लाइन में वो इनफरादी और इज्तिमाई हिकमत अमली नज़र नहीं आई जो एक बड़े मुकाबले के तकाजे हुआ करते हैं। और जब एक टीम मुसलसल विकेटें गंवाती है तो पार्टनरशिप्स का बनना मुश्किल हो जाता है, और यही मसला इस मैच में पाकिस्तानी टीम के साथ पेश आया। मुख्तसरन जो शराकतें हैं, जो पार्टनरशिप्स हैं वो ना बनी, लेकिन किसी भी मौके पर ऐसा नहीं लगा कि कोई बैटर अपनी मौजूदगी से इनिंग्स को संभाल ले जा रहा हो। बज़ाहिर साहबजादा फरहाद ने 44 बॉल्स पर 40 रन बनाए। इसी तरह एक अच्छी कोशिश शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से देखने में आई, जिन्होंने जारहाना अंदाज अपनाते हुए कुछ देर के लिए स्कोर बोर्ड को मुतहर्रिक रखा, लेकिन उनकी बल्लेबाजी
टीम को जीत के करीब लाने के लिए नाकाफ़ी थी और ज़ाहिर है बैटर्स की तकनीकी और नफसियाती कमजोरियों ने हरीफ टीम के काम को मजीद आसान बनाया। भारत के स्पिनर्स ने खास तौर पर दरमियानी ओवर्स में जिस तरह दबाव डाला, इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तानी बैटर्स को इन कंडीशंस में स्पिन के खिलाफ बेहतर हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। टीम की शिकस्त का एक और पहलू वो गलतियाँ हैं जो बार बार दोहराई जा रही हैं, जैसा कि नए बैटर्स का सेट होने से पहले ही बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश और रन्स के लिए गैर ज़रूरी जल्दबाजी करना। ये ऐसी टेक्निकल मिस्टेक्स हैं जिन्हें अगर दूर ना किया गया तो आगे के मैचेस में भी यही मसाइल पेश आएंगे। अब इस तनकीद का मकसद सिर्फ खामियों की निशानदेही करना है ताकि उन पर काम किया जा सके, ताकि खिलाड़ियों की हौसला शिकनी जो है वो ना हो सके। बहरहाल इस मैच को अगर तनकीद की बजाय एक मौके के तौर पर लिया जाए कि कहाँ कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है, तो ये नाकामी भी एक सबक बन सकती है। पाकिस्तान के पास अभी भी इवेंट में मौके बाकी हैं, लेकिन इन मौके से फ़ायदा उठाने के लिए बैटिंग लाइन को न सिर्फ एतमाद बहाल बल्कि टेक्निकल जो एरर्स हैं, फॉल्ट्स हैं, उन पर भी फौरी तवज्जो देना होगी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी शेयर करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। माशी उफक पर छाई बेयकीनी की धुंध में हर तुलू होने वाला दिन महंगाई, मायूसी और अवामी इस्तराब का एक नया बाब लेकर आता है। ऐसे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिना तौर पर एक बार फिर इजाफा होने जा रहा है, जो पहले से महंगाई के बोझ तले दबी आवाम के लिए एक और कठिन मरहला साबित हो सकता है। दुनिया भर में जारी जोग्राफियाई सियासी कशीदगी, तेल की आलमी कीमतों में तेजी से इजाफे जैसे अवामिल ने यह सूरत हाल पैदा की है कि मुल्क में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल जैसे बुनियादी ईंधन की कीमतें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक 16 सितंबर से पेट्रोल की कीमत में मुमकिना तौर पर फी लीटर ₹1.54 का इजाफा हो सकता है, जिसके बाद नई कीमत ₹266.15 फी लीटर हो जाएगी। ये इजाफा बज़ाहिर मामूली लगता है, लेकिन जब इसे रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात और ट्रांसपोर्ट के अखराजात से जोड़कर देखा जाए तो इसका असर वसी तर हो जाता है। पेट्रोल की कीमत में यह मुमकिना 0.6% इजाफा खास तौर पर निजी गाड़ियों के मालिकान, मोटरसाइकिल सवारों और फिर शहरी इलाकों में ट्रांसपोर्ट के मुतबादिल ज़राए पर इन्हिसार करने वालों को बराह रास्त मुतासर कर सकता है। इसके साथ साथ हाई स्पीड डीजल जो ट्रांसपोर्ट, माल बरदार जो गाड़ियां हैं और ज़रूरी मशीनरी का अहम तरीन ईंधन है, इसकी कीमत में मुमकिना तौर पर फी लीटर ₹4.79 का इजाफा हो सकता है। अगर यह इजाफा होता है तो डीजल की नई कीमत ₹274.78 फी लीटर तक पहुंच जाएगी। ये 1.8% इजाफा सिर्फ किसानों और ट्रांसपोर्टर्स तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि अशियाए खोरोनोश की कीमतों पर भी इसके असरात होंगे, क्योंकि माल जो बरदार गाड़ियां हैं और जो ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनके तमाम बुनियादी ज़राए डीजल पर ही चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मुमकिना तौर पर खुराक, सब्जियां, आटा, चीनी, हत्ता कि अद्वियात की तरसील भी महंगी हो सकती है। यानी जो गरीब तबका है वो महंगाई के मज़ीद बोझ तले दब सकता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।